बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क में नई हुकूमत के क़याम से कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नए चेयरमैन का इंतखाब होने जा रहा है। पीटीआई हुकूमत के खात्मे के बाद पहले नजम अजीज सेठी और फिर चौधरी ज़का अशरफ अबूरी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह की हैसियत से काम कर रहे थे, लेकिन हाल ही में निगरां हुकूमत ने पीसीबी में जल्द से जल्द इलेक्शन कराने की हिदायत दी, जिसके बाद निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी को अपने सवाबदीदी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए गवर्निंग बोर्ड का मेंबर नामज़द किया और फिर गवर्निंग बोर्ड की तश्कील भी दे दी गई। गवर्निंग बोर्ड में मोहसिन रज़ा नकवी और मुस्तफ़ा रमदे पेटरन के नामज़द करदा उम्मीदवार हैं। इसके अलावा रीजन्स और डिपार्टमेंट्स के 4 नुमाइंदे शामिल हैं। गवर्निंग बोर्ड में आज़ाद जम्मू कश्मीर, डेरा मुराद जमाली, लाड़काना और भावलपुर के रीजन्स शामिल हैं और डिपार्टमेंट की जानिब से सुई नादन गैस, स्टेट बैंक, गनी गिलास और पाकिस्तान टेलीविज़न को नुमाइंदगी मिली है। इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी शाह कावर ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का खुसूसी इजलास 6 फरवरी को तलब कर रखा है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनने के मजबूत उम्मीदवार हैं। गवर्निंग बोर्ड का इजलास पीसीबी 2014 के आइन के तहत होगा। नए चेयरमैन का इंतखाब 3 साल के लिए होगा, लेकिन मुल्क में 8 फरवरी को आम इंतखाबात हैं और पाकिस्तान में रवायत रही है कि हुकूमत में आने वाली जमात अपने पसंदीदा शख्स को क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाले हालिया इंतखाबात और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दीगर उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमने मदू किया है वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक बनाने वाले पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर और क्वालिफाइड कोच जलालुद्दीन को। खुशामदीद कहेंगे शो में आपको जलाल। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मामलात इस वक्त हो रहे हैं, सबसे पहले उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। मुस्तफ़ा रमदे और मोहसिन रज़ा नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेटरन अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म के इस बोर्ड में उम्मीदवार हैं, लेकिन लग ये रहा है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी जो हैं वो फ्रंट रनर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? तो बिल्कुल सही आपने तज्ज़िया किया है और जाहिर है कि मोहसिन नकवी साहब को जब लाया गया है एज ए मेंबर ऑफ द गवर्निंग बोर्ड तो वो ऑब्वियस चॉइस होंगे, क्योंकि हमने पहले भी ये देखते रहे इलेक्शन तो एक जस्ट फॉर्मेलिटी होता है, नॉमिनेटी होता है इसमें, और जब इलेक्शन होंगे तो आप देख लीजिएगा मोहसिन हसन नकवी साहब ही चेयरमैन बनेंगे और ये क्राइटेरिया हमेशा से चलता आ रहा है, आज पहली दफ़ा नहीं है। मगर इसके अलावा मैं एक बात देख रहा हूँ, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बने एसोसिएशन, जो 2 बड़ी एसोसिएशन है कराची एंड लाहौर, उसका तो कोई नुमाइंदा ही नहीं है। तो ये तो एक तरह से मजाक है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर था ये तो दोबारा शुरू हुआ है और उसमें हमेशा बड़ी सिटी से शुरू होना चाहिए था। ये कोई अब इस वक्त एक तो एक तरीका ही गलत है कि वो रोटेशनल बेसिस की ज़रूरत ही नहीं थी, और फिर जो डिपार्टमेंट खेले ये कभी पहले इनके कोई नुमाइंदे थे नहीं। तो जो बोर्ड है वो बड़ा वीक बना है और वैसे भी तो बोर्ड जो होता है वो जनरली जो कहा जाता है वही करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं और आके क्या वो अपना प्लान लाते हैं या क्या उनका विजन है टू इम्प्रूव पाकिस्तान क्रिकेट, स्पेशली द पाकिस्तान क्रिकेट टीम परफॉर्मेंसेस। अच्छा, ये तो आपने एक ओपनिंग स्टेटमेंट दे दिया जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के इंतखाबात के बाद एक नई सूरत हाल पैदा होगी, लेकिन लोगों के जहनों में ये सवाल मौजूद है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत पावर में आती है वो अपना बंदा क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनाती है। तो अब इस वक्त ये सवाल सरफेस पर मौजूद है। जो निगरां वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन रज़ा नकवी, उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन दोनों के जो सरबराह हैं उनके साथ अच्छे मरासिम हैं। तो एक आम तासुर ये है कि ये जो मोहसिन रज़ा नकवी का इंतखाब है वो अगले 3 साल के लिए होगा और बरसर इख्तिदार कोई भी सियासी जमात आती है, मोहसिन रज़ा नकवी अपनी जगह कायम और दायम रहेंगे। इत्तेफाक करते हैं आप इस बात से? एग्जैक्टली, क्योंकि ये सब चीज़ें सोच के ही इनका नाम दिया गया है। और जब एक दफ़ा चेयरमैन अपॉइंट हो जाते हैं या इलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर 3 साल का टेन्योर उनका चलता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी हुई है, और जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि जो नई गवर्नमेंट कोई आती भी है तो उनसे भी इनके रिलेशन अच्छे हैं। तो ये बज़ाहिर कन्फर्म है कि अब जो इलेक्शन होंगे उसमें इलेक्शन से मुराद जो क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन होंगे उसका जो चेयरमैन होगा वो नेक्स्ट 3 इयर्स रहना चाहिए और रहेगा।
पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में फ़ास्ट बॉलिंग टैलेंट पर गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज की सरबराही में काम करने वाली कौमी सिलेक्शन कमेटी ने दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए जिस कौमी टीम का ऐलान किया था उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मेंस को अहमियत देते हुए टेस्ट और T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था। टेस्ट स्क्वाड में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप विकेट के फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद, बाएं हाथ से फास्ट बॉलिंग करने वाले मीर हमजा और ऑलराउंडर आमिर जंगाल जगह बनाने में कामयाब रहे थे। T20 स्क्वाड में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के टॉप विकेट टेकर अब्बास आफरीदी को 1 साल बाद कौमी टीम में जगह मिली, लेकिन दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करने वाले खुर्रम शहजाद जिन्होंने 5 विकेटें भी हासिल की, वो इंजरी का शिकार होकर सीरीज़ से बाहर हो गए। अब्बास आफरीदी भी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में इंजरी मसाइल का शिकार रहे और तीसरा T20 न खेल सके। मसाइल सिर्फ इन नौजवान फास्ट बॉलर के साथ दिखाई नहीं दे रहे। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप 2023 से कबल पाकिस्तान के अहम बॉलर नसीम शाह भी कंधे की इंजरी की वजह से तवील अरसे तक क्रिकेट से दूर रहे। PSL 7 में अपनी परफॉर्मेंस से कौमी टीम में जगह बनाने वाले फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह भी कोहनी की तकलीफ के बायस क्रिकेट के मैदानों का रुख न कर सके। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन के साथ भी फिटनेस मसाइल रहे हैं। तो जलालुद्दीन, आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में ये जो उभरते हुए तेज़ बॉलर आ रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर आ रहे हैं और ख़ास तौर पर दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हमने देखा कि हमारे खिलाड़ी वहाँ पर जिस फुर्ती के साथ अनफिट हो रहे थे उसकी मिसाल कम ही मिलती है। जी हाँ, उसके कई रीज़न हो सकते हैं। पहली रीज़न तो जो मैं समझता हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया ख़ास तौर से जहाँ पे पिचेस वेरी हार्ड होते हैं, ग्राउंड भी हार्ड होते हैं, वहाँ पे और सीरीज़ भी टफ थी, अपोनेंट्स भी स्ट्रॉन्ग था, एफर्ट्स भी ज़्यादा डालनी थी। वहाँ पे चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं अगर आप फुली उस कंडीशन में फ़िट नहीं है। एक तो बड़ी वजह ये थी। दूसरे, ओवरऑल जो हमारा प्ले डेवलप हो रहा है शुरू से आखिर तक, तो जो फिटनेस का सबसे जो एलिमेंट है, जो अब दुनिया में सबसे अहम समझा जाता है, हमारा काम वो अंडर 19 के बाद से शुरू होता है। तो हम जो चीज़ें पहले छोड़ आते हैं 16 और 14 वाली एज में, जो चीज़ फ्लैक्सिबिलिटी वगैरह जो वहाँ डेवलप होनी थी या मसल को स्ट्रॉन्ग करना था उस लेवल से, वो माइनस हो जाता है। तो जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाते हैं तो ऑन एंड ऑफ आपने खुद ही इतने सारे नाम ले दिए कि वो अनफिट हैं। तो उसकी बड़ी वजह यही है कि जब कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट में आते हैं तो जो चीज़ें लैक कर रहे हो ना एज ए फिटनेस, वो चीज़ें आके सामने आती हैं और ज़्यादातर इंजरीज हो जाती है। मगर इंजरी एक पार्ट ऑफ द गेम, मगर जिस नंबर से हो रही है, जिस तेज़ी से हमारे बॉलर को हो रही है, तो इसमें लगता यह है कि पीछे जो हमारी ट्रेनिंग अर्ली एज में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो बॉलर है ज़्यादा अनफिट होते हैं, ये मैं कहूँगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि फ़िटनेस जो है वो पार्ट एंड पार्सल है खेल के हिसाब से, और खिलाड़ी जब खेलेगा, ज़ोर लगाएगा, तो वो फिटनेस मसाइल से दो चार भी होगा। बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हमारे फास्ट बॉलर आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो 2-2 महीने खेल के आ रहे हैं, उनका अनफिट हो जाना, इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके अंदर क्या थका देने वाली क्रिकेट नहीं है, या इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है? डेफिनेटली जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा फ़र्क है। और डोमेस्टिक क्रिकेट में जो हमारी क्रिकेट ओवरऑल स्टैंडर्ड, चाहे फिटनेस ले लें या ओवरऑल स्किल का ले लें या एक अप्रोच, एटीट्यूड, वो टोटली डिफरेंट है। तो इसीलिए बाज़ दफ़ा हम यही कहते हैं कि जो खाली डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे ही सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को कंसिडर करें, मगर साथ साथ दूसरे एलिमेंट को भी देखें। वो तभी पता चलता है जब आप मैचेस को देख रहे होते हैं ग्राउंड में बैठ के एज ए सिलेक्टर या एज ए कैप्टन, तो आप जज कर सकते हैं कि एक प्लेयर जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहा है क्या वो इंटरनेशनल मटेरियल है या नहीं है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन में। मगर जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किए हुए होते हैं डोमेस्टिक में, वो डिज़र्व करते हैं चांस, मगर उसके नीचे वाले को आपको हर चीज़ देखनी होती है अगर उसको आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में बहुत बड़ा फ़र्क है, और हर लिहाज से वो फ़र्क है, चाहे वो फिटनेस पे चले जाएं या वो आप स्किल पे चले जाएं। तो जलालुद्दीन, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि क्या आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से, वहाब रियाज हो गए बतौर चीफ सेलेक्टर, मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर क्रिकेट, वो सही डायरेक्शन में है, या आपको लगता है कि नहीं अभी टू अर्ली होगा ये सब कुछ कहना, ये कब सब कुछ सुनना,
उनका सिलेक्शन, उनका खिलाड़ियों को परखने का अंदाज़, या आपको लगता है कि नहीं सारा मसला खिलाड़ियों का ही है? नहीं, हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना रोल है। तो प्लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने आप को फिट रखे, परफॉर्म करे, टीम का पार्ट बने, टीम के लिए खेले और साथ साथ टीम के लिए परफॉर्मेंस करे। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज़्यादा उसका रोल ऐसा हो कि जब वो परफॉर्म करे टीम को फ़ायदा हो। तो ये तो उसका रोल है प्लेयर का। जो सिलेक्शन कमेटी है उनका सबसे बड़ा रोल ये है कि पहले तो वो ऑनेस्टी से सिलेक्शन करें। उस ऑनेस्टी के लिए पहले आपको पॉलिसी बनानी है, आप एक क्लैरिटी देनी है। अभी तक हमारे क्लैरिटी नहीं है कौन खेलेगा और किस वजह से खेलेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये क्लैरिटी दे देते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, क्योंकि कहने से और अमल करने में बड़ा फ़र्क होता है, तो कम से कम बहुत सी चीज़ें आपकी स्ट्रेट हो जाएंगी। सारी तो नहीं होती उसमें, फिर भी 5-10% आपका ओपिनियन और आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग भी चलती है, वो जायज़ है। मगर आप कम से कम 80-90% को स्ट्रेट कर दें और एक क्लैरिटी दे दें और एक पाथ में बता दें कि आपने कैसे किस लेवल की परफॉर्मेंस करनी है, तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक ज़रूर उन्होंने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को थोड़ा कंसिडर किया, जो कि मैं समझता हूँ अच्छी बात है, मगर इसके साथ साथ ये ज़रूर कंसिडर करना है कि ये मटेरियल इंटरनेशनल है या नहीं है। तो अगर क्लैरिटी मिल जाए, प्लेयरों को भी पता हो और उस पर अमल हो, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अच्छा, ये जो आपने बात की है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को मौका दिया है, ये अच्छा अमल है और इसको सराहना चाहिए। लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया तो कहें कि वहाँ टेस्ट सीरीज़ में डिलीवर करते नज़र आए। जिन लोगों को आपने मौका दिया, आमिर जमाल हो गए, वो फाइंड कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे की। खुर्रम शहजाद ने पर्थ में अच्छा बॉल किया, अनलकी रहे, अनफिट हो गए। बट बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हमने देखा न्यूजीलैंड के दौरे में, जहां डोमेस्टिक परफॉर्मर जिनको हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ कह रहे थे, जिनके ऊपर हम बैंक कर रहे थे, साइम अयूब डिलीवर नहीं कर सके, आज़म खान डिलीवर नहीं कर सके। अच्छी शुरुआत की अब्बास आफरीदी ने, बट वो फिटनेस मसाइल से दो चार हुए। तो ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को जो PSL में परफॉर्म करते हैं, जिनको हम खिलाने की बात करते हैं, जब उनको मौका मिला तो क्या न्यूजीलैंड की कंडीशन, न्यूजीलैंड की सख्त टीम के ख़िलाफ़ ये जायज़ नहीं हुआ, या आपको लगता है कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को कहीं भी खेल सकता है? जाहिर है प्रोफेशनल क्रिकेट का काम तो खेलना, मगर ये ज़्यादातर ख़ासतौर साइम अयूब और आसिफ आफरीदी जो थे, वो तो अब्बास आफरीदी सॉरी, वो तो पहली दफ़ा ही तकरीबन इस टूर पे खेल रहे थे। जहाँ तक आज़म खान का ताल्लुक है, वो तो पहले भी पाकिस्तान टीम में आ चुके थे और वो कुछ मैचेस खेल चुके थे। देखें, एक तो ये फॉर्मेट डिफरेंट था, इसमें अर्ली आपको रिस्क लेना होता है एज ए बैट्समैन ख़ास तौर से, और बॉलर के लिए हमेशा T20 क्रिकेट डिफ़िकल्ट है। मगर अगर आप अब यहाँ विजडम चलेगी सिलेक्शन कमेटी की, कोच की, टीम मैनेजमेंट की, कि आउट होना इज़ ए डिफरेंट थिंग और प्लेयर का अपना कैलिबर को देखना, परफॉर्मेंस उसकी रिक्वायरमेंट होती है, मगर बाद दफ़ा अर्ली परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। अगर आप में विजडम है और आप समझते हैं कि ये प्लेयर आगे चल के परफॉर्म करेगा, तो उसको अपॉर्चुनिटी उसी हिसाब से दी जाती है। खाली हमने ज़्यादातर मैंने देखा है, जिन लोगों को आप पसंद नहीं कर रहे होते, आप खिला के दुआ ये कर रहे होते हैं कि यार ये परफॉर्म ना कर दे। ये मैंने खुद देखा हुआ है, मुझे पता है इस बात का, मैं खुद भी पाकिस्तान टीम में रहा हूँ। तो ये वाला जो नेगेटिव एटीट्यूड है, चाहे वो टीम मैनेजमेंट के साथ हो, चाहे वो टीम के कप्तान का हो या सेलेक्टर का हो, इससे हटना है। आपने फेयर चांस देना है, अगर वो अच्छा करता है इज़ गुड। इवन दैन अगर आपने समझा कि ये अपॉर्चुनिटी इसको कम मिली है, आप और उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपकी विजडम ये कह रही है कि ये कैन बी अ गुड प्लेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। मैं साइम अयूब के लिए एटलीस्ट कह सकता हूँ, ख़ासतौर से T20 क्रिकेट के लिए तो ज़रूर कह सकता हूँ कि ही इज़ ए इंटरनेशनल मटेरियल। ठीक है, मुश्किल कंडीशन में खेले थे, अच्छी टीम थी, कंडीशन जो पिच की कंडीशन थी वो भी इतनी आसान नहीं थी, तो उसको कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी भी मिले जहाँ थोड़ी सी आइडियल कंडीशन हो परफॉर्म करने की, तो कर सकता है। आज़म पहले भी ट्राइड है, उनका एक बड़ा इशू तो हमेशा से फिटनेस का ही रहा है और वो कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और अब्बास आफरीदी ने तो अच्छी बॉलिंग की है, मैं कहता हूँ उन्होंने। लेकिन जलालुद्दीन, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं और ये पूछना चाहूं कि ये जो सिलेक्शन हुई है, उसके बाद एक चीज़ जो वाज़े तौर पर हमको दिखाई दे रही है कि जनाब आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मौका दिया, लेकिन वो सही मानों में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सके, तो इत्तेफाक करेंगे इस बात से? कुछ ने तो किया ना, जैसे आपने खुद भी लिया, आमिर का नाम लिया, और खुर्रम ने किया,
मीर तो हमजा। मीर हमजा लेटली आके उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया। अब सारे के सारे तो डिलीवर नहीं करते, और ज़ाहिर है शुरू में जब आप किसी जगह खेलते हो, मुश्किल कंडीशन में खेलते हैं। ये जो मैं जिन्होंने परफॉर्म किया वो ज़्यादातर बॉलर थे, बॉलर के लिए वो कंडीशन अच्छी थी, मगर बैटिंग के लिए वो दोनों सीरीज़ में ना मुश्किल थे वो कंडीशंस। तो ये भी आपको कंसिडर करना है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि यहाँ विजडम काम करेगी। अब आपकी अपना वो क्रिकेट एक्सपीरियंस काम करेगा, वो आपकी नॉलेज ऑफ द गेम काम करेगी कि जो प्लेयरों को हमने खिलाया है, जब आप किसी को खिलाते हैं तो ये समझ के खिलाते हैं कि ये इस काबिल है। अब वो उसको अपॉर्चुनिटी देने के बाद आउट होने की वजह क्या था, क्या और आगे किसी स्टेज पे ये परफॉर्म कर सकता है, अब ये सारा काम उन लोगों का है जो अब रोल प्ले करते हैं सिलेक्शन, पर्सनल ना हो। और आप ओवरऑल क्रिकेट को देखते हुए, उस कंडीशन को देखते हुए देखें, अगर ये अपॉर्चुनिटी इनको दी जाए तो दोबारा परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये उनकी अपनी एक ओपिनियन पर कायम करेगा। अच्छा, वन बाय वन एक दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ख़ासतौर पर पहले ये जानना चाहूँगा, ये जो ओपनिंग स्लॉट था मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का, जिसने बड़ी परफॉर्मेंस दी, जिसने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का इस फॉर्मेट में मुजाहरा किया, लेकिन हफीज़ को उनके ऊपर एतमाद नहीं था। उन्होंने सायम अयूब से इनिंग का आगाज़ कराने का फ़ैसला किया। बाबर आजम से गुजारिश की गई कि वो नंबर 3 पर खेले, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। लेकिन हुआ ये कि ड्यूरिंग दिस सीरीज़ मोहम्मद रिजवान आकर ये कहते हैं कि जी टीम मैनेजमेंट को इस जोड़ी को हिलाना नहीं चाहिए था। अब ये तो देखें उनकी ओपिनियन हो सकती है। ये टीम मैनेजमेंट ने जो भी थोड़ी बहुत शफलिंग की, मैं समझता हूँ ये बुरी नहीं थी, इसमें कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि बाबर आजम वन डाउन पे भी उतने यूज़फुल प्लेयर हो सकते थे, और जो सायम अयूब थे, जो उनका वे ऑफ बैटिंग है वो बड़ा सूट करता है एज ए ओपनर्स, ख़ास तौर से T20 क्रिकेट में। तो मैं समझता हूँ जो भी ये एडजस्टमेंट की गई थी, ये एडजस्टमेंट मेरी ज़ाती राय में इज़ गुड, और बाबर आजम ने एक्सेप्ट किया, वो भी अच्छा हुआ। जहाँ तक रिजवान की बात आपने की है, तो उनकी अपनी ओपिनियन तो किसी की भी कुछ हो सकती है, मगर जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स यही है कि सायम अयूब को ओपन कराना वाज ए गुड थिंग। नहीं चला, फेल हो गया या वो परफॉर्म नहीं कर सके उस तरह, मगर ही इज़ कैपेबल टू परफॉर्म एट टॉप लेवल। तो मैं समझता हूँ गुड चेंज था। और जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बेसिस होती है। बाज़ दफ़ा आपका डिसीजन कामयाब होता है, बाज़ दफ़ा नहीं होती। अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमने इसको ओपन क्यों खिलाया था या बाबर आजम को वन डाउन क्यों किया था। उसके पीछे आपके पास ग्राउंड्स होने चाहिए, बेस होनी चाहिए। जिसने भी ये लिया उसके पास ग्राउंड हैं, तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं इवन सायम अयूब को कि हमने क्यों ओपन कराया था, और वो बेसिस अगर आपकी अच्छी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपका डिसीजन फेल हो गया तो कोई बुरी बात नहीं है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन के साथ। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस score@geo.tv। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।